अब इनकम टैक्स विभाग आपके इनक्रिप्टेड व्हाट्सएप मैसेज, चैट और दूसरे डिजिटल डेटा देख पाएगा। फाइनेंस बिल 2025 के फ्रेमवर्क में टैक्स ऑफिसर को अगर लगता है कि कोई अपना टैक्सेबल इनकम या क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग छिपा रहा है, तो वो आपके डिजिटल रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पाएंगे। पुराने इनकम टैक्स एक्ट में डिजिटल रिकॉर्ड लेने के कोई कानूनी आधार नहीं थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इस नए प्रावधान का बचाव किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड टैक्स चोरी पकड़ने में काफ़ी मददगार साबित होते रहे हैं। पहले भी मैसेज और चैट के जरिए सैकड़ों करोड़ के काले धन का पता लगाया गया है। So the WhatsApp group of key persons include many professionals also, unfortunately. So we had to contemplate on how to be lawfully on the side of law to say that these are evidences which are incriminating in themselves. Therefore, it has been brought in. I can also give one more, which is evidences have been found with the help of Google Map History. So in the case of Google Map History, sir, found on the phone was used to determine the frequented locations of individuals who enabled location history. This enabled detection of hideouts where cash and unaccounted transactions are kept, and that also came of help. So there is a need for us to change or add the digital elements into the act itself. तो ये जो नया प्रोविज़न किया गया है, इसका क्या असर होगा और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर स्टेक होल्डर्स, उनकी क्या राय है, जानने के लिए चलते हैं हमारे साथ केसीसी ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली साहब जुड़े हुए हैं, हमारे टैक्स एक्सपर्ट। कोहली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा क्लाइंट्स के नज़रिए से देख के बताइए कि इस पर रिएक्शन क्या होगा। मुझे लगता है मनोज के जो लोग व्हाट्सएप चैट के जरिए ऐसी बातें करते हैं, उनको लगता है कि व्हाट्सएप वाला कौन पकड़ पाएगा, व्हाट्सएप एनक्रिप्टेड है, या वो कोई सोशल मीडिया हैंडल अपना यूज करते हैं, वहां से कम्युनिकेट करते हैं। सब सोशल मीडिया हैंडल्स पे कम्युनिकेशन की सुविधा भी है, उसको आप मैसेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वर्चुअल डिजिटल स्पेसेस नाम से ये बिल में प्रावधान लाया गया है कि अब सरकार को जरा भी कहीं शक होता है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आपके आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया में ही आता है, तो उन हैंडल्स पे सरकार जा सकती है, उसको खोल सकती है, उसका उसका कोड ले सकती है, उसका एन्क्रिप्शन खोल सकती है। तो जो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं कुछ इस प्रकार का कंटेंट जो कि अनअकाउंटेड मनी के बारे में है, सरकार ने अभी 200-250 करोड़ का क्रिप्टो एसेट्स की जो ट्रांजैक्शंस थी वो व्हाट्सएप के जरिए पकड़ी। तो मुझे लग रहा है कि लोग इसको बिल्कुल ये ना समझें कि ये एक बड़ा अच्छा मेथड है सरकार से आंख बचाने का या टैक्स की चोरी का। बिल्कुल भी नहीं है। अब सरकार 2025 का ये जो बिल पास हुआ है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि वर्चुअल डिजिटल स्पेसेस में सरकार को पूरी राइट होगी। आप अपना राइट टू प्राइवेसी नहीं लगा सकते हैं कि साहब ये तो मेरा प्राइवेट मामला है, आप मेरी इंस्टाग्राम का हैंडल क्यों देख रहे हैं, आप मेरा फेसबुक का क्यों देख रहे हैं, आप मेरा लिंक्डइन का क्यों देख रहे हैं, या कुछ भी व्हाट्सएप क्यों देख रहे हैं। सरकार को पूरा अधिकार होगा, और अगर कहीं से खासकर अगर शिकायत आती है, शक होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी बात जो वित्त मंत्री भी बोल रही थी कि गूगल मैप्स का भी सहारा लिया जाएगा। तो मतलब आप कहाँ विजिट करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, आपकी लोकेशन ट्रैक करती है, आपका मोबाइल फोन बकायदा आपके पीछे पीछे चलता है। तो आपकी गूगल लोकेशन से आप कहाँ जा रहे हैं, कोई ऐसा हाइड आउट है, आपने कहीं ऐसा सामान अनअकाउंटेड मनी रखा है, उसको भी सरकार अब अपने कब्जे में ले सकती है। उसमें बड़ा भारी भरकम टैक्स लगता है। मैं बता दूं, अगर अनअकाउंटेड टैक्स मिलता है, पैसा मिलता है, तो इसमें 60 से 80-85% तक का टैक्स लगता है। तो वो लोग सतर्क हो जाएं, जो लोग इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से टैक्स की चोरी की कम्युनिकेशन करते हैं, अनअकाउंटेड मनी की कम्युनिकेशन करते हैं, उनके लिए बिल्कुल सावधानी वाली खबर है। और सरकार को अब कहीं ज्यादा पावर्स हैं आपके सोशल मीडिया हैंडल्स में जाने की। कोहली साहब, इसमें साथ साथ जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि जो आपने चर्चा में लाया भी कि प्राइवेसी का मसला इसमें जुड़ा हुआ है, और पहले से सरकार का आप कहें तो एक तरीके से जंग चल रही है जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। ख़ास करके व्हाट्सएप ने तो ये कह दिया कि अगर उनको इनक्रिप्शन हटाना पड़ेगा तो वो व्हाट्सएप बंद करेंगे भारत में। इस तरीके के स्टेटमेंट भी आए थे कोर्ट में। तो ये मसला थोड़ा कानूनी भी उलझेगा, ऐसा लगता है।
उलझ सकता है कि केस टू केस डिपेंड करेगा कि किस एक्सटेंट तक सरकार जाती है। हो सकता है कोई कोई इसको कोर्ट में ले जाना चाहे, पर मुझे लगता है कि व्हाट्सएप भी इसमें पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये नहीं चाहेगा कि उसके प्लेटफॉर्म का उपयोग टैक्स की चोरी के लिए किया जाए या किसी अवैध गतिविधि के लिए किया जाए, क्योंकि अवैध गतिविधि भी कई बार इससे जुड़ जाती है। तो ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कोऑपरेट करते हैं। हाँ, नॉर्मल प्रिवेसी ब्रीच होती है, किसी की कॉन्वर्सेशन आप ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भारी भरकम अगर मुद्दा है, कोई वाकई ऐसा मुद्दा है जहां लाखों हजारों करोड़ की या कई सैकड़ों करोड़ की टैक्स की चोरी है, तो मुझे नहीं लगता कि मेटा जैसा प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप मेटा चलाता है, उसको ऐतराज होगा या गूगल को ऐतराज होगा। पर हाँ, कानूनी पेच फंस सकता है। अगर कोई व्यक्ति को लगता है उसकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, तो वो इन प्रावधानों का सहारा लेके, जहां पर राइट टू प्राइवेसी इनमें होती है, एन्क्रिप्शन ब्रेक करने का नहीं होता है। एप्पल का सुनने में आया था कि एप्पल ने कुछ लोगों के फोन खोल दिए थे, जो कि फोन कोड से बंद होता है। पर जब दिक्कत हुई, जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी डिटेक्ट हुई, तो एप्पल ने उसमें मदद करी उसको खोलने में। तो मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म क्रिमिनल एक्टिविटी में कभी भी साथ नहीं देगा, अवैध गतिविधि में साथ नहीं देगा, तो लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। जी, अवैध गतिविधि होनी भी नहीं चाहिए, चाहे वो परपेट्रेटर्स की तरफ से हो या मिसयूज़ की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद कोहली साहब, हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। तो अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, और आज कैबिनेट से बड़े बड़े फैसले हुए हैं। कैबिनेट की बैठक में पीएलआई स्कीम को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पीएलआई स्कीम को हरी झंडी दे दी। कुल 22,919 करोड़ रुपए की ये स्कीम है और इस स्कीम के जरिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। खासतौर पे की पीसीबी मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल्स के साथ साथ बाकी जितने भी कंपोनेंट्स बनते हैं उनको भारत में ही बनाने में ही भारत सरकार आगे करेगी। अभी मैं बता दूं कि भारत में करीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर के आसपास का प्रोडक्शन होता है, लेकिन सरकार का इरादा है कि 2030 तक इसको बढ़ा करके 100 बिलियन डॉलर के आसपास का कर दिया जाए। तो उसी की दिशा में ये काम सरकार कर रही है। तो सरकार के मुताबिक इससे इस पूरे सेक्टर के अंदर करीबन 60,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा और 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आने वाले 5 दिनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को हरी झंडी दी गई है। इतना ही नहीं, कैबिनेट ने जो केंद्रीय कर्मचारी है उनको भी तोहफा दिया, उनका डीए 2% बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ साथ न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी को भी हरी झंडी दी गई है। करीबन 37,500 करोड़ रुपए के आसपास की एनबीएस सब्सिडी दी गई है, जो कि खरीफ फसलों में किसानों के काम आएगी और उनको फर्टिलाइजर खरीदने पर कोई भी नया बोझ उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये स्कीम काफ़ी महत्वाकांक्षी है और बड़ी तादाद में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा इंसेंटिव स्कीम से। जैसे आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है। पीसीबी के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये सेमीकंडक्टर चिप है, लेकिन बाकी बहुत सारे पैसिव कंपोनेंट्स हैं। इन पैसिव कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का इस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम में किया गया है और इसमें 3 तरह के इंसेंटिव है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने से इंसेंटिव्स मिलेंगे। सेकंड कैपिटल लिंक्ड इंसेंटिव से और थर्ड टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव से। सर, कि इन्वेस्टमेंट की बात करूं कितना आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करूं कितना होगा? करीब 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस स्कीम से आएगा। करीब 1 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन सब से आएगा और करीब 4 लाख करोड़ के ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होगा। सरकार ने बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज ने सरकार ने 156 मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी है। ये हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए खरीदे जाएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ 45,000 करोड़ की डील की है। ये एचएएल के लिए अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। ये हेलीकॉप्टर बंगलुरु और टुमकुर प्लांट में बनाए जाएंगे। और आप दिखाते हैं आज आई त्रासद भूकंप से जुड़ी खबरें।
म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के ज़बरदस्त झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि पूरा म्यांमार और थाईलैंड एक तरीके से हिल गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे 7.73। हादसे में अब तक 107 लोगों के मौत की खबर है। म्यांमार की सेना ने देश के मध्य भाग में एक बड़े हिस्से में इमरजेंसी घोषित की है। भूकंप की तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। म्यांमार में नदी पर बना एक पुल ढह गया। बैंकॉक में एक निर्माणाधीन इमारत देखते देखते धराशायी हो गई। हादसे में 43 लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं। भूकंप से तबाही मचने के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बैंकॉक को इमरजेंसी जोन घोषित कर दिया है। बैंकॉक में एहतियातन पहले ट्रेन सर्विस को अस्थायी रूप से रोका गया। उसके बाद अब बैंकॉक का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी 2 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा गया है। साथ ही पीएम ने सभी के सुरक्षित होने की कामना की है। थाईलैंड में भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर +666 188 19218 जारी किया है। और यह भूकंप इतना जोरदार था कि इसका असर भारत, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में दिखा। मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स में 4.4 तीव्रता वाला भूकंप महसूस किया गया। इसके साथ कोलकाता और इम्फाल में भी हल्के झटके महसूस किए गए। म्यांमार और थाईलैंड में आए भयानक भूकंप से भारत के और खासकर गुजरात के व्यापारी भी चिंतित हैं। व्यापार पर क्या होगा भूकंप का असर, और वहाँ टेक्सटाइल और फार्मा के जो एक्सपोर्ट होते हैं उस पर क्या असर होगा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। देखिए, 3 जो प्रमुख सेक्टर आपने बताए, जो दवाइयाँ यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, खासकर टेक्सटाइल और केमिकल, उसमें बहुत बड़ा गैप आ सकता है, क्योंकि थाईलैंड और म्यांमार, खासकर म्यांमार की जितनी भी दवाइयों की सालाना ज़रूरत है उनमें से 42% दवाइयाँ है वो भारत उसको पूरी करता है, और उसमें से गुजरात का हिस्सा ज़्यादा है। अभी इडमा गुजरात के फॉर्मर चीफ से हमारी बात हुई, उसके मुताबिक 2100 करोड़ की दवाइयाँ सिर्फ गुजरात से म्यांमार हर साल जाती है। कुछ हिस्सा है वो थाईलैंड में भी जाता है। तो म्यांमार में अब डिमांड भी काफ़ी बढ़ जाएगी और दाम भी बढ़ जाएंगे। दूसरा, जो केमेक्सेल के जो फॉर्मर चेयरमैन है उनसे हमारी बात हुई, तो जो टेक्सटाइल की बात करें तो 2 बड़े शहर अहमदाबाद और सूरत से सालाना 600 करोड़ से ज़्यादा का कपड़ा वहाँ जाता है। तो उसमें भी डिमांड भी आ सकती है और पेमेंट फंसने की भी एक पूरी संभावना है। और केमिकल का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो इन 2 देशों में जाता है। तो व्यापारी चिंतित है। कुछ व्यापारियों ने वहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर से भी बात की, भरत छाजड़ ने वहाँ से बात कर ली और ये भी आश्वस्त किया कि अभी पेमेंट की जो स्थिति होगी वो हम देख लेंगे, लेकिन जो आपको ज़रूरत है वो हम यहाँ से भिजवा देंगे। दवाइयों की खास ज़रूरत रहेगी तो गुजरात के व्यापारी, खासकर जो फार्मास्यूटिकल यूनिट के जो ओनर है, उन्होंने भी ये विश्वास दिलाया है कि जितना भी दवाइयों का जत्था चाहिए वो हम देंगे। तो खासकर गुजरात के ऊपर ये 3 बड़ी जो बिजनेस की है वो उस पर म्यांमार और थाईलैंड निर्भर है। तो यहाँ से उनकी डिमांड भी बढ़ने वाली है और कुछ हद तक, कुछ महीनों तक उसकी पेमेंट भी अभी रुक जाएगी, ऐसी व्यापारियों ने आशंका व्यक्त की है। और 1 अप्रैल से डायबिटीज़, बुखार और एलर्जी की दवाएं महंगी हो सकती हैं। सरकार ने NLEM यानी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स के तहत आने वाली इन दवाइयों के दाम में 1.74% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस लिस्ट में ऐसी 800 दवाओं के नाम शामिल हैं जिनकी कीमतें बढ़ने को मंजूरी दी गई है। इसमें पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, एंटी एनीमिया दवा और विटामिन मिनरल्स की गोलियां शामिल हैं। दवा के कच्चे माल के दाम में महंगाई के चलते फार्मा कंपनियां कीमतें बढ़ाने की मांग कर रही थी। सरकार ने होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI के साथ तालमेल बिठाते हुए 0.25% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लगाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये पूरी तरीके से स्वैच्छिक है और होटल इसे ग्राहक पर थोप नहीं सकते। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। देखिए, आप किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, जब आपको बिल मिलता है तो आप उसमें देखते हैं कि 10% सर्विस चार्ज लगा हुआ है। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि एक प्रकार का सरकार का टैक्स होगा और उसको चुका देते हैं। तो सरकार चाहती थी कि इसमें लोगों को क्लैरिटी आए, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जुलाई 2022 में इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी की थी और कहा था कि ये पूरी तरह से वैकल्पिक है, एसोसिएशन इसको ग्राहकों के ऊपर नहीं थोप सकते। लेकिन इस सारी गाइडलाइंस को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और आज अपना फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, इसको ग्राहकों के ऊपर नहीं थोपा जा सकता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास अधिकार है ग्राहकों को बचाने के लिए उस तरह की गाइडलाइंस लेकर के आ सकती है। तो ये साथ ही जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपको ये चार्ज वसूलना तो आप इसका नाम बदल दीजिए, इसका नाम बदल करके स्टाफ चार्जेस रख दीजिए या टिप रख दीजिए, ऐसा कुछ रख दीजिए जिससे कि ग्राहकों को पता चल सके कि ये पूरी तरह से वॉलंटरी है। तो अब जो जितने भी रेस्टोरेंट है, एसोसिएशंस है, उनको इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इस साल दिल्ली एयरपोर्ट पर आपको ज़्यादा यूडीएफ यूज़र डेवलपमेंट फीस नहीं देना पड़ेगा। एरा ने डायल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ हमारे साथ रोहन सिंह हैं। रोहन, बताएं, आपने ही खबर दी थी कि यूडीएफ बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल, ये जो पिछले कुछ दिनों में कंसल्टेशन चल रहा था, लेकिन अभी जो ऑर्डर आया है एयरपोर्ट रेगुलेटर एरा की तरफ से, उसके मुताबिक अगले 5 साल यानी कि 2029 तक जो डोमेस्टिक जो ट्रैवलर्स हैं उनका यूजर डेवलपमेंट फीस जो होता है, जो डिपार्टिंग पैसेंजर है, वो 129 रुपया ही रहेगा। लेकिन इसमें कुछ क्लॉज भी हैं। जो अराइविंग पैसेंजर्स हैं उनके लिए एक यूडीएफ भी लगाया गया है 56 रुपए का, यानी कि जो पैसेंजर्स दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं उनसे भी फीस ली जाएगी। हालांकि जो डायल की मांग थी कि अगले कई गुना उन्होंने बढ़ाने की मांग की थी डिपार्टिंग डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए, 300-400 के लगभग कही थी, उसको रिजेक्ट कर दिया है एरा ने। एक और जो बदलाव किया गया है वो है अंतर्राष्ट्रीय जो यात्री हैं उनके लिए, वहां पर बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास इन दोनों के लिए अलग अलग टैरिफ रखा गया है। अगर आप इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करते हैं तो आपको कम यूडीएफ देना पड़ेगा, अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं तो आपको ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। साथ ही जो दिल्ली एयरपोर्ट नेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक प्रस्ताव रखा था कि वो जो लैंडिंग पार्किंग चार्जेस हैं वो उसे बढ़ा के लगभग 730% तक बढ़ाना चाहते थे, उसे एरा ने रैशनलाइज किया है और इसे लगभग 140 रुपए तक 140% तक रखा गया है। तो कुछ बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो अधिकतर मांगे थी दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से वो एक तरह से खारिज की गई हैं। कुछ चीजें मांगी गई हैं, जैसे कि जो डिफरेंशियल टैरिफ की बात कही गई थी, पीक आवर, नॉन पीक आवर, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, और साथ ही जो अराइविंग पैसेंजर्स हैं उनसे भी फीस लेने की बात थी, उसे माना गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बाजार की। अप्रैल सीरीज के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी 73 पॉइंट गिरा, सेंसेक्स 192 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए हैं। एफएमसीजी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। बाकी डिटेल बता रही कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली अप्रैल सीरीज के पहले दिन हमें मार्केट के अंदर एक उतार चढ़ाव तो देखने को मिला है, लेकिन अब देख लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो एफएमसीजी पैकी की बात करें तो यहाँ पे हमें अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं। टाटा कंज्यूमर पहले नंबर पे आता है, 3% की बढ़त यहाँ देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक भी इनफैक्ट 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। ऑयल एंड गैस में भी अच्छा खासा इजाफा है। ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस है वो काफी नरम हो चुके हैं, जिसका रिफ्लेक्शन ओएनजीसी 2% की बढ़त और अपोलो हॉस्पिटल भी करीबन 2% के इजाफे के साथ बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रीक में सिप्ला 3%, श्रीराम फाइनेंस में 3.5%, विप्रो 4% और इंडसइंड बैंक भी 4% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। आईटी पैक में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। ऑटो, अब बात कर लेते हैं मिड कैप की, जहां पे सोलर इंडस्ट्री में 3% का इजाफा, हिंदुस्तान जिंक 3.25%, आईजीएल 4% और बीएसई में करीब 17% का इजाफा देखने को मिला है जब से सेबी का सर्कुलर आया है। अब गिरने वालों की बात करी जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4%, टाटा एलेक्सी 4%, एयू स्मॉल फाइनेंस
फाइनेंस बैंक में 4% और साथ ही साथ ओला इलेक्ट्रिक भी आज करीबन 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। और मंगलवार को बाजार खुलेगा। नई सीरीज है अप्रैल सीरीज, अक्सर तेजी वाली रही है। अभी हाल में बाजार में टर्न अराउंड भी आया है। आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। नई सीरीज, नई उम्मीद, शाम 7:57 पर। फरवरी में 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री की ग्रोथ घट गई है। कोर इंडस्ट्री ग्रोथ 5.1% से घटकर 2.9% पर आ गई है। इस दौरान कोल प्रोडक्शन 4.6% से घटकर 1.7% हो गया है, जबकि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन -1.1% से घटकर -5.2% हो गया है। नेचुरल गैस प्रोडक्शन -1.5% से घटकर -6% और रिफाइनरी प्रोडक्शन 8.3% से घटकर 0.8% पर आ गया है। सीमेंट प्रोडक्शन भी 14.6% से घटकर 10.5% पर आ गया है। हालांकि स्टील, इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। IHCL ने अपने पोर्टफोलियो में क्लेरिजेस करेक्शन को शामिल किया है। इसकी शुरुआत नई दिल्ली से होगी। 2030 तक 20 से ज़्यादा क्लेरिजेस कलेक्शन होटल लॉन्च करने का लक्ष्य है। कोनेमारा चेन्नई और ब्लू डायमंड पुणे को भी पोर्टफोलियो में शामिल किया जाएगा। IHCL के MD और CEO पुनीत चटवाल से बात की संवाददाता रोहन सिंह ने। क्लैरिजेस कलेक्शन इज बिल्कुल अपना लग्जरी पोजीशनिंग है। हमारी जो दूसरी जो IHCL सेलेक्शंस दैट इज इन अपस्केल एंड अपर अपस्केल। सो क्लैरिजेस का जो लग्जरी पोजीशनिंग इन स्मॉल बुटीक होटल्स, approximately 150 rooms, this is or less, but not 250 rooms. This is the positioning that we have created in terms of the size of the asset. और कितना सर लॉन्ग टर्म प्लान कितना है, कितने क्लैरिजेस कलेक्शन के अंदर कितने होटल्स आएंगे? अभी तो हमने सिर्फ 2030 तक गाइडेंस दिया है और उस गाइडेंस में वी आर सेइंग 20 होटल्स आइदर ओपन और अंडर डेवलपमेंट। और दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कार्ड पेमेंट कंपनी वीज़ा कंसोलिडेटेड सपोर्ट सर्विसेज ने आज गांधीनगर की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए MOU साइन किया है। डिजिटल पेमेंट में कितनी बड़ी चैलेंज है, इसी मुद्दे पर वीज़ा के साउथ एशिया हेड के साथ खास बातचीत की केतन जोशी ने। हम ये 3 साल का एक MOU हम साइन कर रहे हैं, जिसके दौरान हम जो हमारा ग्लोबल नॉलेज है, हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हमारे कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वी विल लुक वेयर अप्रोप्रिएट टू शेयर दैट विद RRU एंड हेल्प एनहांस द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग दैट RRU इज imparting to these 3 audiences, which is students, professionals, as well as law enforcement agencies. और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1 मई से ATM से पैसा निकालना महंगा हो जाएगा। RBI ने ATM से कैश विड्रॉल की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद अगर आप ATM से पैसे निकालेंगे तो 1 मई से आपको प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपए का चार्ज लगेगा, जो कि अभी तक 17 रुपए था। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के लोगों को इस बार गर्मी का दोहरा झटका लगने जा रहा है। हीट वेव वाले दिनों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। एल नीनो के असर के कारण तेज गर्मी हो सकती है और 10 से 12 दिन लू की मार भी झेलनी पड़ सकती है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।